हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? मोशन। मोशन जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। ठीक है, तो गति के बारे में यानी मोशन के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ यूज होती है गति निकालने के लिए, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आइए पहले एक शॉर्ट इंट्रो लेते हैं। जैसे इंट्रो में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट मतलब एक जगह पड़ा रहेगा, या फिर मोशन में रहेगा। दो ही केस हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। रेस्ट मतलब ब्लैक बोर्ड देखें, एक जगह टिका रहता है, कहीं जाता नहीं, मतलब पोजीशन नहीं चेंज करता है। ठीक है, रेस्ट में रहने का मतलब टाइम के साथ पोजीशन उसका चेंज नहीं होता है। अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो जाए तो वो मोशन में आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं आसमान में, ये भी मोशन में है। ठीक है, ब्लड देखे होंगे आपके शरीर में, जो वेंस में आर्टरी में घूमती रहती हैं, ये भी मोशन में है। ठीक है, प्लेनेट देखे होंगे, चारों तरफ घूमते रहते हैं, सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमता है ना, तो वो भी मोशन में रहता है। ठीक है ना, तो जितनी भी चीज़ें अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करती है ना, वही मोशन में कहलाती है। देखिए ये लिखा है ना, वी परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। अगर इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तभी उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि हाँ ये मोशन में है। जैसे जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो आप बैठे हैं तो आप रेस्ट पे हैं। किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, आप साइकिल ले लिए, घर से निकले और 5 मिनट में पहुँच गए आप मार्केट। यानी टाइम के साथ आपका पोजीशन चेंज हुआ ना, घर से कहाँ पहुँच गए? मार्केट पहुँच गए। फिर मार्केट से आप वापस घर आ गए 10 मिनट में, तो फिर से पोजीशन चेंज हुआ। तब जब पोजीशन चेंज होगा तब आप मोशन में रहेंगे। समझ में आया? तो यही है टोटल मोशन का कॉन्सेप्ट। बस पोजीशन चेंज होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ पोजीशन नहीं चेंज होता है तो आप रेस्ट में हैं, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है तो आप मोशन में हैं। ठीक है, आइए चलते हैं एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें क्या होता है ना, मोशन को हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट किसी और तरीके से बताते हैं कि हाँ इसमें मोशन हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसमें मोशन हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग किसी और तरीके से का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि इसमें मोशन हो रहा है। जैसे क्या होता है, हवा चलती है, एयर बहती है तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि क्या है, मतलब मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एयर के साथ डस्ट होता है, डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स और पेड़ के पत्ते, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, जब एयर चलती है तो क्या होती है, ये सारी चीज़ें हिलने लगती हैं, मूव करने लगती हैं, तो क्या पता चलता है कि एयर में मोशन हो रहा है। तो बस यही चीज़ें लिखा है कि सिचुएशन ऐसा आता है कि डायरेक्ट हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन कोई इनडायरेक्ट एविडेंस चाहिए होता है उसको बताने के लिए कि यहाँ पे मोशन हो रही है। जैसे हवा चलती है तो धूल उड़ता है, सुने हैं ना, हवा चलती है तो धूल उड़ता है, बस वही धूल जब उड़ेगा तो समझ लीजिएगा मोशन हो रहा है, मतलब हवा चल रही है। तो यही इनडायरेक्ट एविडेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है। एक और चीज़ है जो कि अगले पेज पे आपको दिखेगा, ए ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, किसी एक व्यक्ति के लिए लगेगा कि वो मूव कर रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए वो चीज़ मूविंग में होगा, मतलब मोशन में होगा, लेकिन वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए वो स्टेशनरी मतलब एक जगह बैठा हुआ दिखेगा। ये कैसे? आइए दिखाते हैं। जैसे एक बस है, मान लीजिए ये बस है, मेरे हिसाब से बस ही है, आपके हिसाब से जो समझना हो समझ लीजिए। ये बस है, बस में एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो बस में आदमी बैठा हुआ है। अब बस से जब ये बाहर देखेगा तो क्या होगा, लगेगा ना जैसे पेड़ पौधे जो हैं वो क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ दिख रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये बस अगर इधर की तरफ चल रहा है, अगर ये बस से बाहर देखता है तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या दिखेंगे इसको, कि पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। या फिर कोई व्यक्ति अगर इधर आता है बस के बाहर, कोई व्यक्ति उसको देखता है तो उसको लगेगा कि ये भी पीछे की तरफ मूव कर रहा है। इस व्यक्ति को, अंदर बैठे व्यक्ति को लगेगा। लेकिन अगर यही अंदर बैठा व्यक्ति अपने बगल में बैठे किसी पैसेंजर को देखता है तो इसके हिसाब से ये क्या है, स्टेशनरी ही तो है, बस कितनी भी तेज़ी से चले, ये दोनों तो एक ही साथ बैठे हुए हैं। तो यानी अंदर बैठे वाले व्यक्ति के लिए अंदर बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति क्या होगा, स्टेशनरी में होगा, शांति, एकदम शांत होगा, मोशन में नहीं होगा। लेकिन अंदर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बाहर के जितने सामान हैं वो पीछे की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। यानी बाहर वाले सारे सामान किस में है, मोशन में है, और अंदर वाले सारे स्टेशनरी है। तो ये भी एक मोशन का एक कंडीशन आता है जो आपके
बुक में दिया हुआ है एक लाइन, तो हमने सोचा इसको अच्छे से बता दूं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। कभी आजकल जो ट्रिपल सी पैटर्न पे जो पेपर बन रहा है ना, जो आजकल के जो पैटर्न है 9, 10, 11, 12 का, उसमें एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बना रहा था। एक एक लाइन को समझ लीजिए, वही मैं कर रहा हूँ, एक एक लाइन को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। आप लोग जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मोशन है जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझ में नहीं आता ऐसे। अब कई तरह का मोशन भी है यहाँ देखिए, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधे सीधे जाते हैं, सीधे सीधे चले आते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। एक होता है सर्कुलर पाथ, ऐसे गोल गोल घूम घूम के। एक होता है रोटेट, अपने जगह पे ही घूमता रहता है, ऐसे पृथ्वी क्या अपने जगह पे रोटेट करता रहता है। तो वही जो रोटेशन वाला मोशन, इसे दरवाज़ा लगा है ना, ये आपके घर में दरवाज़ा लगा होगा ना, दरवाज़ा, जब इसको खींचेंगे आप अपनी तरफ तो क्या करेगा, अपने जगह पर रोटेशन ही तो करेगा ना। तो बस वही रोटेशन मोशन। या फिर वाइब्रेट करता है, जिसे मारते हैं कहीं मुक्का से थोड़ी देर वाइब्रेट करता है, बस यही वाइब्रेशन मोशन होता है, वाइब्रेशन मोशन, ठीक है। हवा में भी हमेशा वाइब्रेशन मोशन होता है, तभी एक दूसरे की आवाज़, एक की आवाज़ दूसरे तक पहुंच पाती है, एयर के वाइब्रेशन की वजह से। तो ये करीब 3-4 तरह के मोशन है, स्ट्रेट, सर्कुलर, रोटेट एंड वाइब्रेट। इस चैप्टर में मेनली दिया है स्ट्रेट लाइन मोशन, और सर्कुलर पाथ का थोड़ा बहुत लास्ट में दे दिया है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में दिया है कि इससे रिलेटेड जितने क्वांटिटीज़ हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये कब होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है। उसके बाद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उसके बाद से मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस दे रखा है। तो ये पूरा देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगी। मैं जो भी बनाया उसमें क्या है, वो उसमें सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन्स ही हैं, इधर उधर से कुछ भी कॉपीड नहीं है। जितने क्वेश्चन भी होंगे वो भी सारे एनसीईआरटी से ही होंगे। तो इधर उधर भागेंगे तो फ़ायदा नुकसान आप ही का होगा। और मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर, जो भी अब तक ज्वाइन देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए, डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन तो हो रहा है लेकिन डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि इस सामान में मोशन हुआ है, इस चीज़ में मोशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछेगा आपका स्कूल कितना दूर है, ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि आपका स्कूल कितना दूर है, कितने दूर आपको जाना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, दूरी कहाँ से है भैया, ये तो बताइए, कहाँ से दूरी निकालें, घर से निकालें, रेलवे स्टेशन से निकालें, रेलवे स्टेशन से दूरी बताएं कि घर से अपने बताएं या फिर कहाँ से बताएं। तो बस यही जो पॉइंट आता है ना, कहाँ से बताएं, यही हो जाता है हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये होता है रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से बताना होता है कि कितनी दूरी पे है वो, या कितना दूर हम लोगों को चल के जाना है, ठीक है। तो मोशन को डिस्क्राइबिंग मोशन कहने का मतलब यही है कि एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के मोशन के बारे में जानने के लिए। यही जो रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, एक वर्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। या फिर बोलते हैं इसको ओरिजिन, जहाँ से मोशन की शुरुआत होती है। जैसे आप अपने घर से निकले और स्कूल को गए, कितने गए, 2 किलोमीटर गए, तो कोई पूछेगा कितने किलोमीटर चल के आए हो, तो आप बोलेंगे 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि आप घर से आए हैं, तो घर को आप रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस क्या ले रहे हैं, घर, और स्कूल को ले रहे हैं आप डेस्टिनेशन। तो बीच का जो डिस्टेंस होगा ये कैसे निकला, रेफरेंस की वजह से निकला। अगर रेफरेंस नहीं होता तो क्या बताते आप, कुछ भी नहीं बता पाते, क्योंकि बिना रेफरेंस का आप कैसे बताएंगे कितना डिस्टेंस चले हैं, ठीक है ना। तो वही एक ओरिजिन पॉइंट लेना होता है, और उसके बाद से ही सब कुछ डिसाइड हो पाता है कि आपको चलना है कि नहीं चलना है, ठीक है। आइए चलते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट के बारे में आप समझ गए होंगे, या ओरिजिन के बारे में समझ गए होंगे। डिस्क्राइबिंग मोशन टॉपिक क्यों दिया है ये भी आप समझ गए होंगे। डिस्क्राइबिंग मोशन में है क्या, एक बार किताब खोल के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही गया काहे लिए रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन का यूज करते हैं, काहे हम लोग वो सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें 2 चीज़ें, एक डिस्टेंस है और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ, आप टोटल कितना चले हैं, डजेंट मैटर किस डायरेक्शन में चले हैं या क्या चले हैं, कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन से यहाँ पे मतलब है ही नहीं, इसको डायरेक्शन से नहीं मतलब है, सिर्फ किससे मतलब है, न्यूमेरिक वैल्यू से। न्यूमेरिक वैल्यू से आप यहाँ से निकले 10 किलोमीटर चले इधर, 10 किलोमीटर चले इधर, 10 किलोमीटर चले इधर, 10 किलोमीटर चले इधर, ऐसे चलते चलते जितना किलोमीटर आप चले हैं उसका सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ लिख देना होता है। मान लेते हैं 100 किलोमीटर चले आप टोटल, तो सीधा सीधा लिख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है या ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन से हम लोग क्या लेते हैं, फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है और किस डायरेक्शन में है, ये निकालते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, और इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे पाइथागोरस थ्योरम था ना, ये था लंब, ये था बेस, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी हाइपोटेनियस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो सेम यही काम डिस्प्लेसमेंट में भी करते हैं। यहाँ से आप मान लीजिए चले हैं, ऐसे घूमते 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 यहाँ पे पहुँचे हैं, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इसका आएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आपको शायद समझ में आ गया होगा। टोटल पाथ लेंथ इसमें लेना होता है, इसमें सीधा न्यूमेरिक वैल्यू लेना होता है, बाकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, और इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्शन भी लिखना होता है, कौन से डायरेक्शन में इनिशियल फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के कौन से डायरेक्शन में है, ये किस में बताना होता है, डिस्प्लेसमेंट में बताना होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट सेम होता है, यूनिट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, दोनों का यूनिट मीटर होता है। किसमें होता है, एसआई यूनिट में मीटर होता है। वही अगर आप सीजीएस सिस्टम में चले जाएं तो सीजीएस में ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर हो जाएगा। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है और एसआई यूनिट में मीटर होता है, ठीक है। तो बस ये था कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो आपकी किताब में दे रखा है, एक बार देख लीजिए। अब दोनों का डिफरेंस पूछता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ है ये डिस्टेंस इधर लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को इधर लिखते हैं, ठीक है। ये टोटल पाथ लेंथ है और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू, सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, नो डायरेक्शन, ओनली न्यूमेरिक, केवल न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, ठीक। इसमें क्या करना होता है, इसमें डायरेक्शन के साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यू लिखना होता है, डायरेक्शन के साथ न्यूमेरिक वैल्यू दोनों एक साथ लिखना होता है, ठीक है। तो ये जिसमें डायरेक्शन यूज होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम है तो डिफरेंस में तो आएगा नहीं, दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। और ये देखिए एक सबसे बड़ी बात, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर मोशन स्टार्ट हो गया है तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। मोशन अगर स्टार्ट हो गया तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट के साथ केस क्या, अगर मोशन स्टार्ट हो गया, जैसे ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से आप गए, ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट आपका घर है, घर से आप गए स्कूल, स्कूल में जो काम था वो किए और फिर वापस आ गए आप अपने घर, ठीक है। स्कूल गए जो कि 2 किलोमीटर दूर था, स्कूल 2 किलोमीटर दूर था घर से आपके, आप स्कूल गए और स्कूल से वापस आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ आ गया, घर पे ही आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो हो जाएगा। वही अगर डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर
4 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ है, दोनों 0 है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों कहाँ है, घर ही है। तो घर से घर की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 किलोमीटर बस। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्टेंस अगर एक बार आदमी चल दिया या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हो ही जाएगा। दोनों कब 0 होता है, जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, तो ना डिस्टेंस चलेगा ना डिस्प्लेसमेंट चलेगा। इस केस में ही बस दोनों 0 हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक बार मूव कर गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं, देख लीजिए हिंदी भी। और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। ठीक, दूरी और विस्थापन में अंतर बता रहे थे अभी तक हम। ये देखो दूरी और विस्थापन में अंतर अगर पूछ दिया तो इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, आई गारंटी। हाँ, तो डिस्टेंस जान ली, डिस्प्लेसमेंट जान लिया। आइए इन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दिया है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ दूरी चल चुका है, अब बताइए क्या उसका जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन है वो 0 हो सकता है। हाँ, ये ऑफकोर्स हो सकता है, बताया। तो आप घर से गए स्कूल से फिर घर आ गए, तो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट का हो गया, घर ही हो गया, तो घर से घर की दूरी 0 हो जाएगी। तो बस डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एग्जाम्पल में इसको लिख दीजिएगा। या फिर आप घर पे थे, घर से गए मार्केट गए, सब्जी लेके आ गए, सब्जी लेके आए, घर ही तो आए, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया टोटल आपका, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों घर ही है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप घर से गए मार्केट में जाके सब्जी खरीदे और वहीं रुक गए रहते और आते ही नहीं घर, तो आपका विस्थापन बहुत ज़्यादा यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये हो जाता। लेकिन अब आप घर आ गए हैं, तो घर आए हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, एक दिया है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है जिसका सारा साइड कितना है, 10 मीटर का है। 10 मीटर का सारा साइड स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो एक साइड 10 है, तो सारे के सारे साइड 10 होंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। आमने सामने के साइड भी बराबर होते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप लोग बुक में देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब कह रहा है कि 10 मीटर चलने में वो 40 सेकंड ले रहा है। एक साइड का ये 10 मीटर चलने में कितना सेकंड ले रहा है, 40 सेकंड ले रहा है, 40 सेकंड्स। एक साइड से चलने में वो लगा रहा है 40 सेकंड्स। 40 सेकंड्स दिया है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका फाइनल पोजीशन क्या होगा। एक साइड का चलने में 10 मीटर चलने में 40 सेकंड लगा रहा है, कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड बाद अगर वो फार्मर चलता है इसके किनारे किनारे बाउंड्री पे, तो उसका फाइनल पोजीशन इनिशियल पॉइंट से कितना होगा, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो मान लेते हैं इसको इनिशियल पॉइंट, ये राम लोगों का इनिशियल पॉइंट आई। अब यहाँ से चला है तो एक साइड चलने में 40 सेकंड लगा रहा है और टोटल हम लोग के पास समय कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 60 + 20, ये टोटल हो जाएगा 140 सेकंड्स। दिख रहा है 140 सेकंड्स। एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट दे रखा है, तो 2 × 60 और 20 सेकंड है, तो पूरा जोड़ देंगे तो 140 सेकंड आ गया। अब देखिए 40 सेकंड यहाँ से चलना हम लोग शुरू करते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। यहाँ से चलना हम लोग शुरू करते हैं। ये चले हम लोग 10 मीटर 40 सेकंड गया, बचा कितना 100, अभी भी 100 बचा है। फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर 40 कम हो गया, -40 हुआ, कितना बचा यहाँ आते आते 60 बच गया, 60 बचा ना। फिर यहाँ से यहाँ चले हम लोग, फिर 40 निकल गया, बचा कितना अब यहाँ आते आते 20। अब 20 सेकंड टोटल चलने में 40 सेकंड लगा रहा है, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर चल देगा। 20 सेकंड में जो बचा हुआ है 5 मीटर तक चल देगा, ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो कह रहा है डिस्टेंस बताइए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। इधर 5 खत्म हो गया तो बचा कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 मीटर। दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। तो वही इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर।
आप लोग इससे अच्छे से बुक में लगा लीजिएगा, एक एक स्टेप वाइज लिख लिख के, ठीक है। स्टेप लिखेंगे तभी ये बोर्ड वाले नंबर देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। बाकी मैंने आपको समझा दिया है करना क्या है, ठीक है ना। जैसे 10 मीटर चलने में 40 सेकंड लगा रहा है, टोटल टाइम हम लोग के पास है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में बदल देंगे, 140 सेकंड हो जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा। तो 40 सेकंड में ये 10 मीटर चलेगा, फिर 40 में ये 10 मीटर चलेगा, फिर 40 में ये 10 मीटर चलेगा। टोटल निकल गया 120 निकलने के बाद बचा 20 सेकंड। 20 सेकंड में ये टोटल चलता है 40 सेकंड में, तो 20 सेकंड में क्या चलेगा, इसका आधा चलेगा, यानी 5 मीटर चल देगा, लेकिन 5 मीटर बचा रह जाएगा। तो वही इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, फाइनल पॉइंट यही है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसमें, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एग्जाम में भी आता है, तो 4-5 नंबर में, तो आराम से इसे बैठ के कर दीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब कह रहा है, पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, इसमें दोनों में से कौन सा कथन सही है। इट कैन नॉट बी जीरो। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है नहीं, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, पॉज करके। दोनों क्वेश्चन का जवाब पहले दे लीजिएगा, इट कैन नॉट बी जीरो, और दूसरा इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। वैसे ये भी गलत है और ये भी गलत है। जो डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, कितना पाथ आप चले हैं पूरा डिस्टेंस में आ जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाते हैं ऐसे, कहीं भी मुड़े नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। यही एक कंडीशन, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। बाकी किसी कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकता, हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही रहेगा। यहाँ पे दे रखा है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। ये भी गलत है, ऊपर वाला भी गलत है। 3 क्वेश्चन आपके दिया था, तीनों मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या दिया है इसमें। अच्छा, ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस, बस दो वर्ड याद करिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस इतना याद करना है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। समान दूरी समान टाइम के इंटरवल में तय करेंगे तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप 5 मीटर चले, ये 5 मीटर आप चलने में 10 मिनट लगाए, अगला 5 मीटर और चले, यानी 5 से 10 मीटर पहुंच गए, अगला 5 मीटर और चले, इसमें भी आपने कितने मिनट लगाए, 10 मिनट ही लगाए। ठीक है ना, मतलब हर समय अंतराल में सेम दूरी चलेंगे तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। वही बस नॉन यूनिफॉर्म मोशन पूछे तो इक्वल की जगह अनइक्वल कर देंगे, पुराने वाले डेफिनेशन में अनइक्वल कर देंगे, ये इक्वल की जगह पे ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल। अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी कर सकते हैं, या अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब ये सेम नहीं होना चाहिए, बस अगर सेम हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, सेम नहीं होगा तो अनइक्वल होगा, कोई ना कोई दोनों में से कोई एक भी अनइक्वल हो जाएगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे आप 9 बजे थे, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। 9 बजे दोनों 0-0 डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी दोनों ओरिजिन पे हैं, रेफरेंस पॉइंट पे हैं, जो डिस्क्राइबिंग मोशन का ओरिजिन और डिफरेंस वो था ना, वहाँ पे हैं दोनों। ठीक है, अब 9:15 पे ये आदमी 10 मीटर दूर गया और ये आदमी 8 मीटर दूर गया। ठीक, 9:30 पे ये आदमी 20 किलोमीटर दूर गया और ये आदमी 15 किलोमीटर गया। 9:45 पे क्या होता है, ये आदमी 30 मीटर दूर चला गया और ये आदमी अभी भी 23 किलोमीटर पे अटका हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये ए के साथ क्या केस है, ये हर 15 सेकंड में, हर 15 मिनट में ये क्या कर रहा है, 10 मीटर
10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, ठीक है। जबकि ये जो आदमी है यहाँ पे 7 कवर कर रहा है और यहाँ पे क्या कवर कर रहा है, 8 कवर कर रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे 7 किलोमीटर, यहाँ पे 8 किलोमीटर, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 10-10 है, यहाँ पे 15-15 है। तो ये जो मोशन कर रहा है ना, इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और ये जो बी मोशन कर रहा है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर आता है। समझ में आया एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया होगा, तो एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या डेफिनेशन होगा, अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट, अ मैन, आई, एनीथिंग कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट आर अ मैन आर एनीथिंग कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एनीथिंग, बस सेम नहीं होना चाहिए दोनों का, बस वो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म